हेलो दोस्तों, एम स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं रविंद्र बिश्नोई और आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है राजनीति विज्ञान, उसके जो आंसर हैं वो हम यहां पर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में और गहराई से अध्ययन करेंगे और उसके जो उत्तर हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और जो हमने जो उत्तर दोस्तों जो ढूंढे हैं वो हमारे सामर्थ्य के आधार पे हमने ढूंढे हैं और जो अंतिम आंसर की है वो आरपीएससी द्वारा जारी जो आंसर की होगी वही फाइनल होगी। बाकी हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी आंसर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो पूरी तरह से 99% ऑथेंटिक है और 1% कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन जिनमें अभी भी थोड़ा डाउट बरकरार है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप लोगों को दोस्तों ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन आंसर, उसमें जो भी आंसर की है वो आपको इसके वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरा का पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप उसको साथ में रखिए, अपना क्वेश्चन पेपर साथ में रखिए और जो क्वेश्चन है उनको सीरीज को आपको ध्यान में नहीं रखना है। जो भी आपने आंसर मिलाना है वो क्वेश्चन और उत्तर के आधार पर आपने आंसर को मिलाना है और सीरीज का जो क्रम है उसको ध्यान में नहीं रखना है। जैसे क्वेश्चन आएगा उसी के आधार पर आप उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं हैं। और इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का देखिए दोस्तों यथार्थवादी सिद्धांत में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा देता हूं क्या है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो इस बात पर बल देता है कि क्या है, मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर यथार्थवादी सिद्धांत का अगर कोई देश पालन करे और वो देश अगर व्यवहार करे तो वो देश दोस्तों हमेशा ही इस बात का ध्यान रखेगा कि सुरक्षा और शक्ति जो है उसको हमेशा ही वो ऊपर रखेगा। मतलब अपने जो देश के राष्ट्रीय हित हैं उनको हमेशा ही कोई देश पहले रखेगा, उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी वो है जो समझौता नहीं करेगा। और जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो इस बात पर बल देता है कि क्या होना चाहिए। जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो सिर्फ राष्ट्रीय हित के बारे में सोचता है, राष्ट्रीय हित को ऊपर रखता है और शांति की बात नहीं करता है। मतलब किसी देश का जो राष्ट्रीय हित है वो सबसे बड़ी चीज है, उससे बाकी सब चीजें क्या होगी, छोटी होगी। मतलब अस्तित्व और अपना अस्तित्व और सुरक्षा और अस्तित्व बनाए रखना, सुरक्षा व अस्तित्व। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का दोस्तों जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये कह सकते हैं कि जैसे समुद्र में जीव कैसे रहते हैं, जिस प्रकार से समुद्र में जीव रहते हैं उनका भी एक ही मकसद होता है कि अपनी सुरक्षा करें और अपने अस्तित्व को जो है वो बनाए रखें। और उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो भी वो डिसीजन लिया जाएगा वो क्या होगा, पूरी तरह से सही होगा। तो यहां अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत जो है वो उसका झुकाव ज्यादा शक्ति की तरफ है, सुरक्षा की तरफ है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की तरफ है। तो एक प्रकार से जो है ये राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है। तो इस सिद्धांत में देखिए दोस्तों 1 नंबर पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है अनुभव परक। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है सुरक्षा व शक्ति तत्वों में छिपे हुए हितों का अध्ययन। तो यहां दूसरा बिल्कुल सही है दोस्तों, इतिहास अध्ययन पर विशेष बल, राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। तो हम दोस्तों देखिए जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमें सबसे ज्यादा जो ऑप्शन सही नजर आ रहा है उसमें यहां पर है चौथा, बिल्कुल एकदम सबसे पहले सही है, राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। मतलब किसी भी देश का राष्ट्रीय हित है वो सबसे पहले रहेगा। तो चौथा तो दोस्तों होगा ही होगा, चौथा किसी भी कीमत पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन अगर उत्तर में हम देखें तो जो चौथा जो है वो केवल दूसरे और तीसरे में शामिल है यहाँ पे। तो दूसरे और तीसरे में शामिल है तो ये दोस्तों राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है, तो दूसरे और तीसरे में से एक आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि इतिहास अध्ययन पर विशेष बल। देखिए दोस्तों यथार्थवादी उपागम में इतिहास अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता है, अनुभव परक जरूर है। ये सुरक्षा व शक्ति तत्वों में छिपे हितों का अध्ययन, बिल्कुल सुरक्षा व शक्ति की तरफ, मैंने पहले ही बताया आपको कि सुरक्षा और शक्ति की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रहता है यथार्थवादी उपागम का, जबकि आदर्शवादी उपागम का झुकाव है जो नहीं रहता है। तो यहां पर पहला भी सही है दोस्तों और दूसरा भी सही है इसमें और चौथा सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा इसमें दोस्तों आपका जो 2 नंबर का आंसर है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और आप अपने आंसर को मिला सकते हो यहां पे। तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धांतों में दानवी सिद्धांत देने वाले विचारक हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं, इसमें आपको एक चूज करना है कि कौन से थिंकर ने दानवी सिद्धांत दिए साम्राज्यवाद के आर्थिक सिद्धांतों में। तो दोस्तों इसका आंसर चार्ल्स ए बियर्ड है। चार्ल्स ए बियर्ड ने अपनी रचना है द डिवाइड थ्योरी ऑफ वार,
डिवाइल थ्योरी ऑफ वार में चार्ल्स ए बियर्ड ने दानवी सिद्धांत दिया था, जो इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स ए बियर्ड। 1 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने कहा है कि प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं है परंतु एक विधि मान्य राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है। मतलब यहां पर यह कह रहा है कि प्रमुख समस्या जो स्वतंत्रता की नहीं है। तो दोस्तों ये बात सैमुअल हंटिंगटन ने कही थी, और सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था दोस्तों कि जो राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों का प्रभावी रूप से संबंध होना जरूरी नहीं है कि दोनों में कोई आवश्यक रूप से संबंध हो, ये बात जरूरी नहीं है। तो ये बात सैमुअल हंटिंगटन ने कही थी, और सैमुअल हंटिंगटन ने यह भी कहा था कि जो समस्या वो स्वतंत्रता की नहीं है, एक विधि मान्य राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है। मतलब जो पब्लिक ऑर्डर है उसके निर्माण की जो वो है वो प्रमुख जो है वो समस्या है, स्वतंत्रता की समस्या नहीं है यहाँ पे। तो सैमुअल हंटिंगटन दोस्तों इसमें जो है वो आपका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन यह मानता था कि स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोक, लास्की और मार्कस और एक्टन। तो यहां दोस्तों जो लॉर्ड एक्टन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा 2 नंबर का। लॉर्ड एक्टन और डी टोकविले जो है वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, और वो दोस्तों इनको क्या है कि अलग अलग मानते हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्रता समानता दोनों अलग अलग हैं, और इन दोनों का कहना है कि दोस्तों कि जो समानता का जो जुनून है उसने क्या कर दिया है, स्वतंत्रता को खत्म कर दिया है। ये बात इन्होंने कही थी। इनका कहना है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में अगर समानता को लागू किया जाएगा तो जो व्यक्ति परिश्रमी हैं और जिन व्यक्तियों में टैलेंट ज्यादा है, जिनमें सामर्थ्य ज्यादा है, वो व्यक्ति अपनी मर्जी से पूंजी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हम हर जगह किसका बैरियर लगा देंगे, समानता का बैरियर लगा देंगे। और जो समानता का जब बैरियर लगा दिया जाएगा तो वो स्वतंत्रता को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो यहां पर इनका यही कहना है कि जो समानता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भारी पड़ जाती है। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की उस पर भारी पड़ जाती है और उस पर एक प्रकार से रोक लग जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं। तो यहां दोस्तों जो आपका 2 नंबर का आंसर है वो बिल्कुल सही है, लॉर्ड एक्टन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति की आलोचना शास्त्र के रूप में वर्णित किया है। यहां देखिए दोस्तों, यहां पर यह शब्द का यूज किया है कि पूछ रहा है कि आलोचना शास्त्र के रूप में किसने कहा है। तो आलोचना शास्त्र के रूप में इसका 2 नंबर का उत्तर दांते जर्मिनो सही होगा। अब दांते जर्मिनो ने दोस्तों अपनी जो पुस्तक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी उसमें इस बात को कहा है। और जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी आलोचना करने वाले में थिंकर एक नहीं है, आलोचना करने वाले में थिंकर्स कई हैं दोस्तों। राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके आलोचना करने वालों में आपको मिलेंगे, उसके पतन की बात करने वालों में आपको जैसे डेविड ईस्टन भी मिलेगा, अल्फ्रेड कोबैन मिलेगा, लासलेट है, अल्फ्रेड कोबान, रॉबर्ट डहल है, और जो दांते जर्मिनो है वो भी इसमें साथ है। लेकिन दांते जर्मिनो ने अपनी रचना बियॉन्ड आइडियोलॉजी में कहा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो वास्तव में क्या एक आलोचना शास्त्र है। ये बात इसके द्वारा कही गई थी, दांते जर्मिनो के द्वारा ही। तो इसका 2 नंबर का आंसर दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक कथन दे रखा है और दूसरी तरफ कारण दे रखा है। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार कथन है कि प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को अधिकार प्रदत्त होते हैं, प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को अधिकार प्रदत्त होते हैं, मनुष्यों को समाज में इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकारों के संदर्भ में कह रहा है दोस्तों ये। अगर यहां पर यह कहा जाता कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थकों अगर प्राकृतिक अधिकारों की बात ही नहीं की जाती, मतलब प्राकृतिक अधिकारों की बात ही नहीं की जाती और सिंपल अगर कथन और कारण दिया जाता तो प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं, इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं होता। लेकिन यहां पर ये थ्योरी के आधार पर आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक जो अधिकारों का जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है असल में। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दोस्तों यही मानता है कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अधिकार प्रदत्त होते हैं। जैसे हमने जॉन लॉक में पढ़ा था कि मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है वो हमेशा मिला हुआ होता है। जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में होता है तब भी मिला हुआ है, और जब प्राकृतिक अवस्था में, राज्य की अवस्था में आ गया तो भी उसके पास क्या ये अधिकार जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहां पर ये थियरी के आधार पर पूछ रहा है, तो कथन जो है वो बिल्कुल सही है। प्रकृति के अनुसार तो मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं, प्राकृतिक अधिकारों के अकॉर्डिंग, जो नेचुरल राइट है उसके अकॉर्डिंग, उस थियरी के अकॉर्डिंग मनुष्यों को समाज में इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कथन ये कारण आर कह रहा है कि बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो कथन ए और आर है वो दोनों ही बिल्कुल क्या है, सही है।
अब दोनों सही हैं, अब आपको दोनों सही है तो आपको चूज करना है, जो आंसर है उसमें या तो पहला हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। तो यहां पर 50-50 है। अगर कोई कंफ्यूज भी होता है तो यहां अगर उसको ये पता है कि दोनों सही है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में से एक तो टिक करेगा, तो यहां गलत होने का चांस भी उसके कम होते हैं। तो यहां पर फोर्थ का जो है नंबर दोस्तों वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है और आर के द्वारा ए की जो व्याख्या है वो बिल्कुल सही की गई है। तो ये थ्योरी के संदर्भ में ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी सही है, तो ये इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों किसका मानना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है। अब देखिए दोस्तों यहां पर न्याय की बात हो रही है, यहां पर न्याय की बात हो रही है दोस्तों। तो न्याय के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो न्याय सिद्धांत जो फेमस है वो जॉन रोल्स का ही है, जॉन रोल्स का। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप पहली बार में इसका पता लगा लेंगे, लेकिन जो राजनीति विज्ञान का जो एक छात्र होगा अगर वाकई में उसने जॉन रोल्स को पढ़ा है तो वो देखते ही समझ जाएगा कि यहां पर जॉन रोल्स की ही बात हो रही है, क्योंकि जॉन रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा था और जॉन रोल्स की जो प्रसिद्धि है वो न्याय सिद्धांत को लेकर बहुत ज्यादा है। और जॉन रोल्स जो है उसने अपनी रचना थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये बात कही थी कि सामाजिक समझौते की सबसे पहली शर्त जो है वो न्याय होती है, न्याय ही सामाजिक समझौते की शर्त होती है। और उसका जो दोस्तों न्याय का सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है वो बहुत फेमस है, मतलब उसका न्याय सिद्धांत का ही दूसरा नाम सामाजिक समझौता सिद्धांत उसको कह सकते हैं। तो उसने और जो उसने सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण बताया है तो इसी के संदर्भ में उसको उसने सद्गुण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जो जॉन रोल्स है वो आपका फोर्थ नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा इसमें। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है। नारीवाद के अनुसार मतलब नारीवाद की जो थ्योरी है, नारीवाद सिद्धांत के अनुसार ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग लैंगिक असमानता का मतलब जेंडर इनक्वलिटी जो है उसका मूल कारण क्या है। तो उसका मूल कारण पूछ रहा है दोस्तों, मूल शब्द यहां पे यूज किया है इसने। तो मूल कारण दोस्तों पितृसत्ता होगा, तीसरा नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। पितृसत्ता ऐसे होगा दोस्तों क्योंकि जो किसी भी प्रकार की अगर स्त्री और पुरुष के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव होता है तो सबसे पहले शुरुआत होती है पितृसत्ता से। यहां पर पितृसत्ता का मतलब क्या दोस्तों, पितृसत्ता का मतलब है कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान होना, समाज का क्या होना, पुरुष प्रधान होना। मतलब जो समाज है पुरुष प्रधान है, उसमें हमेशा ही जो महत्व दिया जाएगा वो किसको, पुरुष को महत्व दिया जाएगा। जब पुरुष को महत्व दिया जाएगा तो शुरू से यहीं से जो है वो शुरुआत हो जाएगी महिलाओं के पिछड़ने की। और महिलाओं के जब पिछड़ने की शुरुआत होगी तो हमेशा ही नारी क्या रहेगी, पुरुषों से पीछे रहती है और लैंगिक असमानता का ये सबसे बड़ा मूल कारण बन जाता है। और हम भारत के इतिहास में नहीं पूरे वर्ल्ड के इतिहास में भी हम यही चीज दे सकते हैं कि लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा मूल कारण पितृसत्ता का ही होना है। मतलब जो पुरुष प्रधान जो समाज रहा है इतिहास के अंदर, वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं तो पुरुष प्रधान समाज ज्यादा मतलब सक्रिय रहा है, ज्यादा हावी रहा है। पुराने समय में हम देखते थे कि जो राजा बनते थे वो भी पुरुष बनते थे, महिलाएं बहुत कम ऐसा होता था कि मतलब राजा का रूप दोस्तों बिल्कुल ही लागू नहीं होता है। तो यहां पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पितृसत्ता। तो उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने विभेदीकृत नागरिकता का विचार प्रस्तुत किया। विभेदीकृत नागरिकता का विचार दोस्तों आयरिस मेरियन यंग ने प्रस्तुत किया था। विभेदीकृत नागरिकता का मतलब है डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, और डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का मतलब यहां पे कहने का अर्थ हुआ कि समाज में जो है आयरिस मेरियन के अनुसार कि समाज में जो है अलग अलग वर्ग पाए जाते हैं। कोई वर्ग जो वो अल्पसंख्यक होता है, कोई बहुसंख्यक होता है। तो समाज में ज्यादातर क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक होता है उसका शोषण होने की संभावना रहती है, उसके हितों की जो है वो पूरी तरह से दोस्तों रक्षा नहीं हो पाती है। और जब उसके हितों की रक्षा नहीं होती है तो आयरिस मेरियन यंग कहती है कि विभेदीकृत नागरिकता का जो विचार है वो उनके लिए सही रहता है। मतलब
आयरिस मेरियन यंग है वो जो यूनिवर्सल सिटीजनशिप जो है, सार्वभौमिक नागरिकता का समर्थन नहीं करती है। वो कहती है कि सार्वभौमिक नागरिकता सभी को एक जैसा नागरिक मान लेना सही नहीं है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अलग प्रकार से नागरिकता मिलनी चाहिए, उसको विशेष अधिकार मिलने चाहिए। तो यहां विभेदीकृत नागरिकता का विचार जो आयरिस मेरियन यंग ने जो है प्रस्तुत किया था, जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा सही है दोस्तों। इसमें अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो एनी मैस्क्रीन जो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है, और जो केरल में जन्मी थी और भारत में देशी रियासतों की जो संविधान सभा में उनकी प्रतिनिधि थी। तो चौथा नंबर दोस्तों बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस प्रकार की? अब यहां देखिए दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को पूरी की पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए। पूरे संविधान की अगर उसको प्रस्तावना याद है तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों वो एक चुटकी में दे सकता है। कैसे? कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप ध्यान से सुनिएगा, वो कहती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। तो यहां देखिए दोस्तों नाम क्या है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। तो यहां पर मतलब स्वतंत्रता की किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है? यहां पर विचार की स्वतंत्रता की बात हो रही है, अभिव्यक्ति की बात हो रही है, विश्वास की हो रही है, धर्म की हो रही है, उपासना की हो रही है, लेकिन नैतिकता का विचार कहीं भी प्रस्तावना में स्वतंत्रता के संदर्भ में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब दोस्तों जो पहला तीसरा और दूसरा है यहां पर तीनों मिल चुके हैं, जो चौथा है वो यहां पे नहीं मिला है। तो नैतिकता से संबंधी जो विचार है वो नहीं है। तो और सवाल भी आपसे वो वही पूछ रहा है कि वर्णन नहीं है। तो 4 नंबर का ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मतलब आपको एक ऐसा विकल्प का चयन करना है जो सही नहीं है। राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है? बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्योंकि किसी राज्य की जैसे राज्यसभा में टोटल सीटें जो है वो 245 है, और 245 में से क्या होता है दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। कौन से क्षेत्र में? साहित्य समाज सेवा कला विज्ञान के क्षेत्र में वो मनोनीत करता है। और पीछे जो 233 जो सदस्य बनते हैं इनको जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और ये पूरे भारत से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। जिस राज्य की ज्यादा जनसंख्या है उसके ज्यादा सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा में आते हैं। और ये काम निर्वाचन आयोग का है, वो हर 10 साल में परिसीमन करता है और इस बात का पता लगाता है कि किस राज्य को कितने प्रतिनिधि देने चाहिए राज्यसभा के। तो राजस्थान से जैसे आपको पता है कि 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं और लोकसभा में 25 जाते हैं, तो 10 सदस्य राजस्थान से जाते हैं। लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी से 31 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के अंदर जाते हैं। तो अगर समान प्रतिनिधित्व की बात होती तो यूपी और राजस्थान के दोनों के समान प्रतिनिधि वो जो राज्यसभा में जाते, तो ये प्रतिनिधित्व जो है वो समान नहीं हो सकता और कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता दोस्तों समान। और दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई। बिल्कुल दोस्तों, जो आर्टिकल 2 और 3 है संविधान का, वो अधिकार देता है संविधान को पार्लियामेंट को, जो संविधान जो है वो अधिकार देता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 2 और 3 कहता है कि राज्य का जो पुनर्गठन है, राज्य के लिए राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाएगा तो ये काम किसका होगा? पार्लियामेंट का होगा। तो ये काम पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा सही है इसमें। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। ये दोस्तों सर्वविदित है, ये तो कोई भी छात्र बता सकता है अगर वो राजनीति विज्ञान का नहीं है तो भी, कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और संघ शासित जो प्रदेश है उसमें उप राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और चौथा कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावों को भारत में राज्यों के द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। संवैधानिक संशोधन का जो प्रस्ताव है वो भारत के जो राज्य है वो प्रारंभ नहीं करते हैं। उनको संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल हमारे संविधान ने जो पार्लियामेंट को दे रखा है वही कर सकती है। राज्य उसमें किसी प्रकार का कोई इंप्लीमेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो 1 नंबर का ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपका जो गलत होता है और जो आंसर के अकॉर्डिंग वो आपका सही है। तो 1 नंबर इसमें आंसर जो है वो आपको टिक करना होगा, सही होगा। करते हैं अगले क्वेश्चन पे बात दोस्तों।
अगला क्वेश्चन कह रहा है रोल्स ने समाज में लाभ और भार के वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत माना। देखिए दोस्तों, इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है विवेकशीलता, ये बिल्कुल आपका सही होगा। जो जॉन रोल्स है उसने अपनी रचना है जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो रचना है उसमें उसने ये बात कही है कि समाज में लाभ और भार के वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन जो विवेकशीलता। अब देखिए दोस्तों, जॉन रोल्स इसके बारे में क्या कहता है। जॉन रोल्स कहता है कि जो लोकतंत्र होता है, जो एक सफल लोकतंत्र होता है, उस सफल लोकतंत्र की शर्त होती है विवेकशीलता। मतलब लोक विवेक की उसने डायरेक्ट बात कही थी कि जो लोकतंत्र होता है उसकी शर्त होती है इस बात की कि लोक विवेक या जागरूकता होना क्या होती है, जरूरी होती है। अब लोक विवेक या जागरूकता होनी जरूरी होती है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में देखिए दोस्तों, अगर लोक विवेक या जागरूकता नहीं होगी तो वो लोकतंत्र जो वो भीड़ तंत्र बन के रह जाएगा और नागरिकों को जो है अपने अधिकार जो है वो पूरे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो यहां विवेकशीलता है। और वैसे भी दोस्तों, सामान्य अगर यहां जॉन रोल्स का नाम नहीं भी दिया हो तो अगर आप पता लगा सकते हो कि समाज में अगर मान लो रोल्स ने अगर ये हटा दिया जाए और इसमें से पूछा जाए कि समाज में लाभ और भार के वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत क्या होता है, तो निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत दोस्तों विवेक ही हो सकता है किसी चीज का। क्योंकि विवेक क्या होता है कि व्यक्ति की अंतरात्मा की जो अभिव्यक्ति होती है, वो उच्चतर अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है उसकी। विवेक एक प्रकार से नैतिकता का कोई मापदंड नहीं होता, और जो विश्वास है वो किसी के प्रति गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसका झुकाव एक तरफा भी हो सकता है। और धर्म जो है, धर्म को भी उसका प्रेरणा स्रोत नहीं मान सकते हमेशा, क्योंकि धर्म की व्याख्या जो है वो आगे आने वाले समय में जो व्यक्ति हैं जो वो अपने हिसाब से करते हैं तो उसका गलत यूज भी करते हैं। तो यहां पर जो है विवेकशीलता ही एकमात्र यहां बचता है, निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत जो है वो एक नंबर जो दोस्तों आपका सही होता है। तो करते हैं अगले क्वेश्चन पे बात। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक के संकेतक है आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर, आयु संभाविता, मातृ मृत्यु दर, देश पर ऋण की मात्रा। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो ऑप्शन है पहला और दूसरा बिल्कुल सही होता है। कैसे कि आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर, किसी भी देश का आर्थिक उन्नति का जो सूचकांक दर है वो मानव विकास सूचकांक में जोड़ा जाता है यूएनओ के। और आयु संभाविता दर मतलब किसी देश में को जो व्यक्ति है उनकी जीने की एवरेज आयु क्या है, उनका जीने का एवरेज आयु का मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि भारत में जो एक औसतन जो व्यक्ति है वो 70 वर्ष की उम्र तक जीता है। और इसी तरह से अगर किसी देश में ऐसा होता है कि उस देश में अगर जो जीने की आयु की संभाविता है अगर वो 50 वर्ष ही होती है किसी देश में, कि औसतन नागरिक 50 वर्ष तक ही जी पाते हैं, इसका मतलब जो है वहां पर मानव विकास क्या है वो सही नहीं है। क्योंकि ये जो जीने की जो दर है, आयु संभाविता जो है वो इस बात को डिसाइड करती है, क्योंकि आयु संभाविता ज्यादा वहां होगी जिस देश में संपन्नता ज्यादा होगी, लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं ज्यादा मिलेगी, शासन व्यवस्था ठीक होगी, तो वहां पर या अपराध कम होंगे तो वहां आयु संभाविता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहां पर ये पहला और दूसरा दोस्तों आपका जो बिल्कुल है वो सही होता है, और दूसरा आंसर आपका सही होता है, पहला और दूसरा। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय ये बात कह रहा है दोस्तों, जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 166वीं बैठक, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी 24 जनवरी 1950 को जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। शपथ नहीं ली थी, शपथ उन्होंने 26 जनवरी को ली थी, चुना गया था। ये संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और इस बैठक में जो है संविधान सभा के जो टोटल सदस्य थे 299, उसमें से 284 सदस्य जो थे वो उपस्थित हुए थे और उन्होंने ही अपने हस्ताक्षर से क्या किया था, संलग्न किया था। और जो 26 जनवरी का जो दिन था 1950 का, उस दिन भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इसमें दोस्तों जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कोई भी विद्यार्थी बता सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है। देखिए दोस्तों, भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों जो वो हमेशा ही किसमें निहित होती है, केंद्र में निहित होती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और हमारी जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची जो है दोस्तों, जिस 7वीं अनुसूची में क्या है कि ये कानून बनाने के बंटवारे से जुड़ी हुई है कि किस मामले पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और किस मामले पर राज्य सरकार बनाएगी और किस मामले पर दोनों ही बनाएंगे।
तो इसमें क्या है दोस्तों, 3 प्रकार की चीजें मिलती है। एक संघ सूची मिलती है, दूसरी राज्य सूची मिलती है और तीसरी इसमें समवर्ती सूची मिलती है। तो संघ सूची में जो शामिल विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार हमेशा ही पार्लियामेंट को होता है। राज्य सूची में जो विषय शामिल है इस पर कानून बनाने का अधिकार हमेशा ही किसको होता है, राज्यों को होता है। विशेष परिस्थितियों में बनाया जा सकता है। आर्टिकल 249 जो है वो कहता है राज्यसभा की विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करे तो विशेष परिस्थितियों में है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में राज्य ही बनाते हैं। समवर्ती सूची है, इस पर कानून दोनों बनाएंगे। अगर ओवरलैप होता है कानून, किसी का कानून किसी को क्रॉस करता है, क्रॉस मैच करता है, तो उस कंडीशन में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। और ऐसा कोई मामला जो इन तीनों अनुसूचियों में, तीनों सूचियों में नहीं हो, ना संघ सूची में हो, राज्य सूची में हो और समवर्ती सूची में हो, वो कहलाएगा अवशिष्ट शक्तियां। मतलब ऐसे विचार या ऐसी चीजें जो आने वाले समय के साथ उत्पन्न हो जाए, जो किसी भी अनुसूची में, जो किसी भी सूची में नहीं और उस पर कानून बनाने की जरूरत पड़े, तो उस कंडीशन में हमारा संविधान कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां हमेशा ही किस में निहित होती है, केंद्र में निहित होती है। मतलब जो पार्लियामेंट है वो उस पर कानून का निर्माण करेगी। तो यहां दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपका जो तीसरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही होता है, संसद। करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ही नहीं, पूरे मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जितने भी प्रकार के दंडनीय अपराध है या किसी प्रकार का कोई नियम कायदा कानून बनाना है, उसको प्रभावी बनाने की जो शक्ति है वो हमारी पार्लियामेंट के पास में सुरक्षित है। और ये आर्टिकल 35 ये बात कहता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कानून बना सकती है। तो इसमें भारत की जो संसद है दोस्तों, वो दूसरा नंबर जो वो सही होता है। और जो अस्पृश्यता जो है उसको लेकर एक बना हुआ भी है जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम बोला जाता है, जिसको अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग आता है। दंडनीय अपराध है, किसी के साथ छुआछूत या इससे जुड़ा हुआ किसी प्रकार का कोई भी अगर व्यवहार किया जाता है तो इसकी श्रेणी में आता है। तो इसको पूरा डायमेंशनल तरीके से देखा जाता है अस्पृश्यता को। अस्पृश्यता का मतलब केवल छूने से नहीं होता है। तो इसका 2 नंबर आपका आंसर दो दोस्तों बिल्कुल सही होता है, भारत की संसद। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विधियों को लागू किया जा सकता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो एक आर्टिकल आया है 356, आर्टिकल जो 356 है वो किससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो आर्टिकल 356 के दायरे में आता है। अब राष्ट्रपति शासन जो है वो दोस्तों संविधान में जो था वो शामिल किया गया था, तब इसको मर्त पत्र कहा गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इसका यूज तो तभी होगा जब विशेष परिस्थितियां होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिसयूज है वो 356 का ही हुआ है। जब सरकारों ने इसका मिसयूज करना शुरू किया तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इसकी व्याख्या करने की जरूरत पड़ी कि इसको कब किस परिस्थितियों में लागू किया जाए और कब लागू किया जाए और किस प्रकार से इसको लागू किया जाए, ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसका मिसयूज नहीं कर सके। तो ये जो मामला है दोस्तों वो एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में था। और एसआर बोम्मई जो थे वो दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार थी 1988 में एसआर बोम्मई की, और उन्होंने 2 पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई थी। लेकिन बाद में उन्हीं पार्टी के कुछ जो विधायक थे उन्होंने राज्यपाल को एक सहमति पत्र पेश किया कि इस सरकार में जो है वो विधायक क्या है, बागी हैं और सरकार के पास जो पूरा समर्थन नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एसआर बोम्मई की जो सरकार थी बहुमत वाली, उसको बर्खास्त कर दिया, मतलब उसको बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया। तो इस संबंध में यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने है जो आर्टिकल 356 जो है उसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की और बताया कि किस किस मामले में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन को लगाएगा। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो क्राइटेरिया जो निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने वो एसआर बोम्मई में ही बताया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि जो अगर कोई राज्य क्या करता है, पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियां लागू करता है, मतलब जो हमारा संविधान जो सेक्युलर जो है हमारा संविधान, उसके विरुद्ध अगर किसी प्रकार का कोई राज्य जो है वो नियम बनाता है, कोई कानून बनाता है जो पंथ निरपेक्षता को भंग करता है, पंथ निरपेक्षता को तोड़ता है, इसके दायरे से बाहर जाता है, तो उस राज्य में क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग।
तो ये आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो दोस्तों वो विस्तृत रूप से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसने ये भी बताया था कि जो बहुमत साबित किया जाएगा विधानसभा का, वो राजभवन में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ही विधानसभा में होना चाहिए। जो फ्लोर टेस्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपने महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत अच्छे से देखा था दोस्तों की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलाकर क्या बनाई, सरकार बनाई, और उन्होंने फ्लोर टेस्ट में सफलता हासिल की थी, अपना बहुमत साबित किया था। तो ये एसआर बोमई होगा। तो फोर्थ नंबर दो ऑप्शन है आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है। समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय जो दोस्तों वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हो, उसका जो फाइनली जो डिसीजन होगा वो उच्चतम न्यायालय ही करता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या है, हमारे एक प्रकार से संविधान में एक भारत का क्या प्रथम नागरिक है। तो इस प्रथम नागरिक का जब भी चुनाव में कोई विवाद है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे शीर्ष जो न्याय की अंतिम सीढ़ी है, इसी को अधिकार है कि वो क्या दे, अंतिम निर्णय सुनाए इस पे। तो इसका दूसरा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से विश्व भारती के कुलाधिपति कौन है। देखिए दोस्तों, विश्व भारती क्या है, पश्चिम बंगाल में बना हुआ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इसकी जो स्थापना है 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, इनका मकसद इसकी स्थापना करने का यह था कि पूर्व और पश्चिम को जो है वो जोड़ा जा सके। तो यहाँ स्नातक और परास्नातक के जो है वो कोर्स करवाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये एक प्रकार से पूर्व और पश्चिम को जोड़ने का काम करता है। तो ये भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक आता है, और इसके जो हमेशा ही कुलाधिपति या आचार्य जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। बाकी और कोई ऑप्शन इसमें से सही हो भी नहीं सकता। तो इसका आंसर दोस्तों 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बल की बात कर रहा है दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात, सीआरपीएफ की बात कर रहा है कि उसको जो राज्य में जब तैनाती होगी तो वो राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। ये इसलिए है कि ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी शक्तियों का क्या नहीं करे, सेना को लेकर मिसयूज नहीं करे किसी प्रकार से। तो ये राजमन्नार समिति जो है इसने कही थी। हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों हमें आंसर इसका राजमन्नार समिति ही मिला है। बाकी आरपीसी द्वारा जो भी आंसर की होगी उसका फाइनल आंसर उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग इसमें सही है, राजमन्नार समिति। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी सिद्धि के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यह बात हो रही है कि अंतरराज्यीय परिषद कि अंतरराज्यीय जो परिषद की स्थापना करेगा, तो ये यहां पर पूछ रहा है कि किसके जो उसका मकसद क्या है, असल में हित क्या होना चाहिए। तो यहां पर बता रहा है कि संघ के हित में, राष्ट्र की अखंडता के हित में, लोक हित में, राष्ट्र की एकता के हित में। तो यहां जो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी, और जो अंतरराज्यीय परिषद जो होता है उसमें प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है, और 6 उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, और समस्त राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं सारे के सारे। तो सभी टोटल के ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकार से एक पूरा निकाय के रूप में काम करता है। और ये बनाया इसलिए जाता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच में तालमेल बिठाया जा सके, उनके बीच में जो समन्वय बिठाया जा सके, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, आपस में तालमेल हो, मतलब जो संघीय ढांचा जो है हमारे देश का वो सही तरीके से चलता रहे। तो यहां पर बात आती है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों 3 नंबर पे लोकहित होगा, पब्लिक इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है अलग से कि जो लोकहित है उसके लिए इसका अंतरराज्यीय परिषद का जो है वो गठन किया जाएगा, लोकहित के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर सामान्यतः लोकहित नहीं होता, अगर उसमें अलग से मेंशन नहीं होता, तो दोस्तों ऑप्शन सारे सही होते कि संघ के हित में भी होता है, राष्ट्र की अखंडता को भी बनाए रखता है, राष्ट्र की एकता के रूप में भी काम करता है, पब्लिक इंटरेस्ट से भी मतलब होता है। लेकिन इसमें अलग से मेंशन है कि जो अंतरराज्यीय परिषद जो बनेगी वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी।
मतलब संविधान के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा दिए गए, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? तो दोस्तों इसकी जो सूचना है वो उपराष्ट्रपति हमेशा ही किसको देगा? लोकसभा के स्पीकर को देगा। लोकसभा के स्पीकर को इसकी सूचना दी जाएगी। 1 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है तो उसका विनिश्चय करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो यहां देखिए दोस्तों, यह कहता है कि ऐसा कोई सवाल या ऐसी कोई व्याख्या जो जुड़ी हुई हो संविधान से और उसको बताने की जरूरत पड़े, मतलब संविधान से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न अंतर नहीं तो संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो और उसका हल करना हो सुप्रीम कोर्ट को, संविधान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए वो, तो उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब जो जजों की बेंच जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? तो 5 जजों की बेंच जो है वो होनी चाहिए कम से कम। और लेटेस्ट दोस्तों आपने उदाहरण देखा है अयोध्या मामले को लेकर। अयोध्या मामला जो है दोस्तों उसमें 5 जजों ने जो है मामले की सुनवाई की थी और नवंबर में उसका जो डिसीजन है फाइनल हुआ था। और उसमें जो है जज जो थे वो एक तो रंजन गोगोई थे और शरद अरविंद बोबड़े, धनंजय, यशवंत चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर, ये 5 जजों की जो बेंच थी दोस्तों, इन्होंने क्या की थी? इस मामले की सुनवाई की थी। तो यहां पर संविधान से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न अंतर नहीं तो, और अगर सुप्रीम कोर्ट को उस मामले पर सुनवाई करनी है तो कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। 5 जज उसकी सुनवाई करेंगे ही करेंगे और मामला हमेशा ही बहुमत से सुलझाया जाता है, मतलब फैसला अंतिम बहुमत से होता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? ये कृत्य की बात करा कि कौन कौन से कृत्य जो है वो भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की है। तो यहां दोस्तों ए नंबर है रक्षा संबंधी सभी मुद्दों से निपटना, बी कह रहा है विधि और व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटना, सी कह रहा है विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत विषयों से निपटना जिनका आंतरिक अथवा बाह्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो, जिसके अंतर्गत सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अन्य देशों के साथ करारों से संबंधित मामले भी शामिल है, और डी कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अतिक्रमण करने वाले आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों से निपटना हो। देखिए दोस्तों, जो भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल जो समिति है उसके ये समस्त कार्य जो हैं वो उसके बनते हैं, उसका समस्त दायित्व उसके बनते हैं। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ABCD होता है। रक्षा संबंधी सभी मुद्दों से निपटना, रक्षा संबंधी मुद्दों से निपटते हैं ये, और विधि व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो तो भी उसका दायित्व बनता है, और विदेशी मामलों से जुड़ा हुआ है कोई आंतरिक बाह्य सुरक्षा पर जिससे कोई प्रभाव पड़ रहा है उससे जुड़ा हुआ है, या विदेशों से किसी प्रकार का कोई संधि समझौता हुआ है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का अतिक्रमण करने वाले कोई मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, तो ये सारे काम सुरक्षा संबंधी जो मंत्रिमंडल जो समिति है उसका जो है वो दायित्व बनता है। क्योंकि दोस्तों जो पूरा मंत्रिमंडल जो होता है, यहां मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, मंत्रिमंडल जो है उसका दायित्व बनता है, पूरा का पूरा सरकारी महकमा जो है वो मंत्रिमंडल के हाथ में होता है, तो जिम्मेदारी भी इनकी बनती है। इसलिए जो मंत्री परिषद जो है वो पूरा का पूरा लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो इसमें 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ABCD। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस बात में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि संसदीय विशेषाधिकारों का अभिन्न अंग है? संसदीय विशेषाधिकार, देखिए दोस्तों, संसदीय जो विशेषाधिकार है वो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के अकॉर्डिंग आते हैं, जो क्रम से संसद और राज्य विधानमंडल से जुड़े हुए हैं। और संसदीय विशेषाधिकार में क्या होता है कि जो सदन के जो सदस्य होते हैं उनको विशेष प्रकार के अधिकार मिले होते हैं, और संसदीय विशेषाधिकार के अकॉर्डिंग जैसे हम पार्लियामेंट का उदाहरण लेके चलें तो संसद के जो सदस्य होंगे उनको 2 प्रकार के विशेषाधिकार मिले होते हैं, एक तो व्यक्तिगत होते हैं, दूसरे सामूहिक होते हैं। व्यक्तिगत जो होगा वो व्यक्तिगत मामलों से जुड़ा होगा, और जो सामूहिक होगा वो सभी के लिए होगा। सामूहिक में जैसे हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में अगर किसी प्रकार की कोई बैठक हो रही है और किसी प्रकार के कोई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो रही है, या फिर पार्लियामेंट में कोई इस प्रकार की जो रिपोर्ट आई है जो विशेष प्रकार से संवेदनशील है, तो संसदीय विशेषाधिकार ये बात कहता है कि पार्लियामेंट उसको उसका प्रकाशन करने से उसको रोक सकती है। और व्यक्तिगत अधिकार में ये आता है दोस्तों कि संसदीय जो विशेषाधिकार है उसमें संसद का जो सदस्य है उसको सत्र जब शुरू होता है तो उसके 40 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल दीवानी मामलों में। अगर आपराधिक मामला है तो गिरफ्तार किया जा सकता है, दीवानी मामलों में उसको जो वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये
विशेषाधिकार जो है इनका मामला जो है वो MSM शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959, और तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होता है आपका। और इस मामले में बताया था कि संसदीय विशेषाधिकार जो है वो संविधान का ही अंग समझा जाए, ये संविधान का ही अंग है एक प्रकार से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित समूह पहचानिए। ये यहां पर दोस्तों बात कर रहा है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। टोटल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और जो सदस्य हैं वो जुड़े होते हैं साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान। साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान। तो ये चारों ऑप्शन दोस्तों कहां मिलते हैं आपको? साहित्य 1 नंबर पे, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ये आपको पहले ऑप्शन में मिल गए। तो पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही इसका आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 PESA ये दोस्तों पैसा एक्ट से जुड़ा हुआ है। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, मतलब पंचायतों का जो विस्तार है वो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक करना। और 5वीं अनुसूची में दोस्तों 9 जो राज्य हैं वो आते हैं अनुसूचित क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ये इसलिए दोस्तों कि जब पंचायती राज के प्रावधानों को लागू किया गया था तो उसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है भारत में, उनके हितों को ध्यान में रखा गया था कि इन क्षेत्रों में पंचायती राज को लागू करना कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जनजातीय क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनमें उनकी संस्कृति पर किसी प्रकार का बुरा असर नहीं पड़े। तो इस तालमेल को बिठाए रखने के लिए कि इन क्षेत्रों में पंचायती राज लागू भी हो जाए और उसके साथ उनकी संस्कृति की भी क्या की जा सके, सुरक्षा की जा सके। तो अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इसका जो आंसर है वो दलीप सिंह बुरिया समिति है, हमारे अकॉर्डिंग दलीप सिंह बुरिया है। बाकी जो आरपीएससी द्वारा आंसर की जारी की जाएगी वही इसका क्या होगा, अंतिम आंसर होगा। तो पैसा एक्ट 1996 से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कहता है भारत में स्थानीय सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत में स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। स्थानीय सरकार से मतलब यहां पे दोस्तों पंचायती राज और नगरीय निकाय से है, क्योंकि ये स्थानीय ये सरकार में आती है। और सरकार में देखिए दोस्तों, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का संविधान में कितने प्रकार की सरकार की व्यवस्था है, तो 3 प्रकार की दोस्तों। कैसे कि एक तो सेंटर में गवर्नमेंट बनती है, एक राज्य में सरकार बनती है, और दूसरी जो है वो पंचायती राज की या नगरीय निकायों की जो सरकार बनती है। मतलब जहां पर जनता वोट देगी वो हमेशा ही सरकार कहलाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, पंचायती राज होती है। तो ये सरकार का रूप होती है। तो 3 प्रकार की सरकार की व्यवस्था है। तो यहां ये कहता है कि स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा, बिल्कुल संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो यहां पर पहला ए सही है। और भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। मतलब ये इनका कहना है कि भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को, बिल्कुल सही है दोस्तों, स्थानीय संस्थाएं जो है उनके अस्तित्व को संवैधानिक दर्जा देकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि पंचायती राज को जब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, राज्यों ने पंचायती राज का या नगरीय निकायों का किसी भी प्रकार से गठन करना उचित नहीं समझा था और पंचायती राज में किसी ने भी रुचि नहीं ली थी। लेकिन वर्तमान समय के आधार पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय के आधार पर अगर हम देखते हैं तो पंचायती राज को लेकर जो है वो लोग जो बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। सरपंच के चुनाव को लेकर, पंच के चुनाव, आगे जो भी प्रधान, डायरेक्टर, जिला प्रमुख आदि को लेकर चुनाव होते हैं। शहरों में पार्षद, उप सभापति, सभापति और अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव होते हैं, रुचि दिखाते हैं इनको लेकर। तो ये ए और आर दोस्तों दोनों ही सही हैं बिल्कुल, और दोनों सही हैं। और आर ने व्याख्या की है कि, तो 4th आंसर जो दोस्तों आपका बिल्कुल इसमें सही होता है। उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है। राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है। यहां दोस्तों देखिए आपके सामने राजनीतिक आदर्शों की कठोर अनुपालना के लिए, राजनीतिक संस्थाओं की बुनियादी जानकारी को समझने हेतु, तार्किक अभिव्यक्ति के निर्माण में और विचारों की उदारता के विकसित होने में, तो यहां देखिए दोस्तों ये कहता है राजनीतिक सिद्धांत के
राजनीतिक सिद्धांतों में बात कर रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो कथन है वो सही होता है। तो यहां दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो है वो पहला गलत है, राजनीतिक आदर्शों की कठोर अनुपालना के लिए, कि कठोर अनुपालना स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियल्स, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन यहां पर लागू नहीं होता है, हमारे अकॉर्डिंग ऐसा है। और राजनीतिक संस्थाओं की बुनियादी जानकारी को समझने के लिए, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, राजनीतिक संस्थाओं की बुनियादी जानकारी। और तीसरा कह रहा है कि तार्किक अभिव्यक्ति के निर्माण में टू डेवलप रेशनल एटीट्यूड, रेशनल एटीट्यूड तो ये इसके अकॉर्डिंग सही होता है दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत है, इससे तार्किक अभिव्यक्ति का भी निर्माण होता है, नई नई चीजें सामने आती है राजनीतिक सिद्धांतों के कारण, और विचारों की उदारता के विकसित होने में टू डेवलप मॉडरेट आइडियाज, बिल्कुल सही है। तो हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला हमने इसको सही नहीं माना है। बाकी जो आरपीएससी द्वारा आंसर की जो जारी होगी वही इसका फाइनल आंसर होगी। तो आगे जो दोस्तों अभी हमने करीब 30 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद में हम जो आगे वाले क्वेश्चन है वो अभी अगली क्लास में हम लोग समझेंगे। अभी हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, तो 30 क्वेश्चन की आपको आंसर की इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हम लोगों ने ये आंसर की ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।